नमस्कार दोस्तों। अमेरिका यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, अमेरिका यूं ही दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान देश नहीं, अमेरिका यूं ही तमाम सारी ऋतुएं न होते हुए भी बहुत विशाल नहीं है। और अमेरिका जिसकी आबादी भारत की एक चौथाई है, उसके बावजूद वो एक दुनिया की बड़ी ताकत यूं ही नहीं है। वैसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदुस्तान में जो 200 साल पहले अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की आग जलाई थी और उसकी जो चिंगारियां शुरू हुई थी, वो चिंगारियां अब दावानल बन चुकी हैं। वो पूरे देश को जिस तरह से ग्रसित कर रही हैं, तो जो टूटा फूटा जैसा भी लोकतंत्र था, वह लोकतंत्र भी जलाकर खाक कर रही है। और जब यह सब हो रहा हो तो देखना पड़ेगा कि आखिर किन हालात में कौन ले आया है। मैं एक बात कहता हूं कि यदि आप अमेरिका को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप आए, बोले ग्रेट अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट, और न जाने क्या क्या इस तरह के नारे दिए। जब वो ये नारे दे रहे थे तो हमें याद आ रहा था कि उन्होंने तो ये ट्रेनिंग क्या संघ से ली है, नरेंद्र मोदी से ली है, किससे ली है? क्या उनके चेले हैं? तो लगा बिल्कुल उन्हीं के चेले हैं, तो उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी भी आए, इंडिया फर्स्ट, ग्रेट इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया, और न जाने क्या क्या बोले, फिर आत्मनिर्भर भारत और सब कुछ भारत, और ये करके और हालत ये कर दी कि परजीवी भारत बना दिया। भारत की स्मार्टनेस खत्म कर दी, भारत के लोकतंत्र के मंदिर संविधान की चौखट पे मत्था धर के रोए थे और उसी संसद भवन को खत्म कर दिया। जिस संविधान को मत्था लगाया उस संविधान की हत्या कर रहे हैं। इसी तरीके से जिन जिन चीजों को किया वो सब नाश मार दिया। देश की कोई संवैधानिक संस्था हो, कुछ हो, कुछ सुरक्षित नहीं छोड़ी। कमोबेश इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट और सब कुछ करके, और जिस तरीके से उन्होंने किया वही चीजें आ रही थी। कैसे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए और चीजें करी जाए, इसके लिए उन्होंने टैरिफ बार और सब कुछ शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरीके से जीएसटी, नोटबंदी और सब कुछ किया और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक चीज तो हुई नहीं, तमाम चीजें ऐसी करके रखते, तमाम संवैधानिक संस्थाएं हो, कुछ हो, लोगों को बांटने के लिए, डराने के लिए अनुच्छेद 370 हम खत्म करेंगे, ये करेंगे, राम मंदिर बना रहे हैं, हिंदू जाग गया है, सनातनी हो गए हैं, सब कुछ ये सब बातें होने लगी। अपनी संस्कृति, सभ्यता और जाने क्या क्या बताने लगे और उसी को नष्ट कर रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि इस देश के अंदर जगह जगह टुकड़े टुकड़े में लड़ाई हो रही है। हर जगह, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर जगह दो खेमे खिंच गए, संघर्ष की स्थिति आ गई है। ये जब हालत हो गई हो तो फिर आते हैं हम अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में भी यही हुआ। अमेरिका में भी तमाम सारे लोग इसके पक्ष में थे, लेकिन जितने पक्ष में थे उससे ज्यादा इसके कि ये तो बड़ा घातक है, क्योंकि वहां की संवैधानिक संस्थाएं गुलाम नहीं बनी, वहां की कांग्रेस गुलाम नहीं बनी, यानी संसद गुलाम नहीं बनी, और वहां पर लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। वहां कैलिफोर्निया के गवर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि उन्होंने टैरिफ करके, वार करके कितना नुकसान पहुंचाया। वहां का $2 ट्रिलियन का पूरा टूरिज्म होता था, वो बर्बाद हो गया, 20% वो कम हो गया। उसके अलावा तमाम चीजों की जो दुनिया के तमाम देशों से
चीजें आती थी और उसको जिस तरीके से असेंबल करके या बना करके या करके सहयोग से करते थे, आज वो सब बर्बादी में जा रहा है। चंद पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है तो उसका विरोध पूरे अमेरिका में हो। अब आप सोच लीजिए, लेकिन भारत के अंदर क्या लोग कोई बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, उल्टा दूसरी बात होती है। पहली बात, इस देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आने के बाद पहले मीडिया को काबू किया, फिर सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को काबू करने के लिए बिल लेके आए, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, उसे खारिज कर दिया, तो फिर लगे रहे कि किसी और तरीके से किया जाए, तो पहले मीडिया के जरिए पूरी मीडिया पे कब्जा कर लिया। अब मीडिया उन्हें अवतार बताने लगा, मीडिया उन्हें भगवान बताने लगा, सब कुछ करने लगा। उसके बाद उन्होंने हर संवैधानिक संस्थाओं में धीरे धीरे अपने लोग रख दिए और करके सारी संवैधानिक संस्थाओं में भर दिया, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग भर दिए। सब भरने के बाद में उन्होंने जुडिशियरी पर हमला शुरू किया। जुडिशियरी में कुछ सरेंडर कर गए, कुछ ऐसे जजेज आए जो लालच में या और तमाम तरह के कारणों से वो सरकार के आगे सरेंडर हो गए। उनमें चीफ जस्टिस गोगोई जैसे लोग भी थे और उनके जरिए अवैधानिक फैसले लिए गए, तमाम वो पाप किए गए, उन्हें छिपाया गया। बहरहाल कोई बात नहीं, उन सब के बाद में जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो, सब गुलाम की तरह से व्यवहार करने लगे। अदालतें भी मोदी की भाषा बोलने लगी, जजेज भाषा बोलने लगे। बस यही तो चाहिए था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को हल्की सी भी चुनौती मिलती है तो वही बुरा हो जाता है। तो वह भी क्यों? क्योंकि यहां जनता नहीं बोलती, विपक्ष बोलता है, विपक्ष लड़ता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार लड़ते हैं, लेकिन जनता यहां कायरों की तरह बैठी हो। अमेरिका में यही उल्टा है, वहां की जनता अपने संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर रही, वो उसके खिलाफ बोल रही। जिस तरीके से एलोन मस्क के साथ में सारी चीजें सौंपी जा रही हैं, उसके बाद में वहां की जनता ने इसका विरोध किया है। और यहां क्या हो रहा है? यहां भारत का प्रधानमंत्री जो प्रचार करवाता है मीडिया से कि उसका तो पूरी दुनिया में डंका बोल रहा है, आज यह हालत हो गई है उसके डंके की कि भारत की रैंकिंग पासपोर्ट में गिर के 148 पे पहुंच गई। भारत को दुनिया के जो टॉप 100 प्रभावशाली देश होते हैं, लोग होते हैं, उनसे निकाल बाहर किया गया। भारत के तमाम खुशियां छिन गई हैं, तमाम और गिर गए हैं। भारत के स्टूडेंट्स और सबको एडमिशन नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही अच्छी, और भारत की शिक्षा बर्बाद कर दी। यहां जेएनयू को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, उसे बदनाम किया गया, जबकि भारत के लिए वो हार्वर्ड था। उसी तरीके से ट्रंप वहां हार्वर्ड समेत तमाम यूनिवर्सिटीज में इसी तरह करने की कोशिश करते हैं, तो हार्वर्ड का प्रेसिडेंट ट्रंप को चिट्ठी लिख देता कि आप $2 अरब जो हमें सरकारी मदद मिलती है वो रोक देंगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम डर जाएंगे। हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये हम तय करेंगे, आप नहीं। ये आप समझिए। तो यह दोनों में अंतर है, इसलिए वहां लोकतंत्र है और यहां नहीं। इसके बाद में अभी आप देखिए, यहां पर तो अब संवैधानिक संस्थाएं ही संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने लगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान, बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुच्छेद 142 में अधिकार मिला हुआ है कि वो उस अधिकार से पूर्ण न्याय सुनिश्चित करे, तो उस 142 का इस्तेमाल करते हुए 143 के हिसाब से व्याख्या करते हुए उसने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल और राष्ट्रपति ने वह कार्य किया है जो उन्हें बिल्कुल निंदनीय है, अवैध है, और उस अवैध कार्य को करते ये लोग पकड़े गए। इन्होंने 5 साल से 2 साल से लेकर 5 साल तक बिल रोके रखे, जो सदन से एक एक नहीं 2-2 बार पास हुए, और 2 बार पास होने के बाद कोई बिल नहीं रोका जा सकता। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तमिलनाडु सरकार। बहरहाल हुआ
और इतना अच्छा फैसला आया तो परेशानी हो गई। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो सभापति भी है राज्यसभा का, वो उसे चैलेंज करने लगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलने लगा कि ये ऐसे है, ये न्यूक्लियर बम की तरह से मिसाइल है और जाने क्या क्या। तो कपिल सिब्बल ने बताया कि असल में यह क्या है, इसको समझने की जरूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। लेकिन हम जानते हैं हमारे देश में जो ये फौज आ गई है ये भाजपा की, ये उस तरह की है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने समझ लिया कि हम बहुत काबिल लोग रखेंगे तो वो हमें बताएंगे और समझाएंगे, टोकेंगे। तो इसलिए हम ऐसे लोग रखें जो हर समय मेरे पांव पकड़ने के लिए व्याकुल हो। तो उसने राष्ट्रपति से लेकर के हर जगह इस तरह के लोग रखे कि वो हर समय नरेंद्र मोदी के चरणों में ही अपना भविष्य देखे। तो यह हुआ और इस कारण से यह नुकसान होता है। तो इसका नतीजा किस तरीके से होता है आप देखिए। यहां नफरत का खेल पनपाया जाता है क्योंकि नफरत एक ऐसी चीज है जिसके बदौलत यहां हजारों लोग विधायक, सांसद, मंत्री सब कुछ बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो अब आप समझ लीजिए, जब यह बन गए हो, ऐसे ऐसे लोग हो, सांसद बन गए हो, मंत्री बन गए हो, जिन्होंने सांप्रदायिकता में एक जो ऑस्ट्रेलिया मिशनरी के फादर ग्राहम थे उनकी हत्या में जो शामिल रहा, उस व्यक्ति को सांसद बनाया, मंत्री बनाया नरेंद्र मोदी ने। वो प्रताप सारंगी भरी संसद में जो ऑन कैमरा है वहां झूठ बोलता है कि राहुल गांधी ने उन पर हमला किया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। तब आप समझिए, जिसके हल्की सी कहीं से कोई खरोंच लगी होगी और उस खरोंच को लेकर के पहले छोटी सी पट्टी, फिर बड़ी पट्टी, फिर बहुत बड़ी पट्टी, इस तरह से करता। तो अब आप समझिए ये खेल होते हैं। तो जहां ये खेल हो रहे हो, ऐसे लोगों का चयन हो, तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये अंग्रेजों ने जो इस देश में बांटने का काम किया था, कभी उर्दू भाषा के नाम पे, उर्दू, हिंदी और सबका जो पूरा तोड़ कराया, जबकि ये सब एक हैं और सब भारत में जन्मे। उसमें किस तरह से शुरू किया, और जो शुरू किया वो होते 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 100 साल से आरएसएस उसी काम को कर रही है। और 100 साल से करते करते अब इस स्थिति में आए कि साहब विधानसभा में यूपी का मुख्यमंत्री जो खुद शायरी पढ़ के उर्दू की और
बताता है कि उर्दू जो है ऐसी है वैसी है, कठपुतलों की भाषा है, शब्दों का भी जिसके पास चयन नहीं। तो अब आप समझिए कैसे नफरत फैलाई गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय कर दिया कि उर्दू 100% भारतीय भाषा है और इसके बारे में कोई भी इस तरह की बात करना पूरी तरीके से अवैध है। इसी तरीके से बहुत सारे और उदाहरण आ गए। तो यानी जो ये नफरत फैलाने का काम करते हैं तो वो चल रहा है। उधर आप देखिए पश्चिम बंगाल से लेके सब जगह पकड़े जा रहे हैं लोग, और जब 150 लोग जो पकड़े गए दंगा करते हुए, तो उनसे जब बयान लेने की बात आई तो वो बोले हमें तो बंगाली आती ही नहीं, हम तो हिंदी में। क्यों? क्योंकि वो बिहार से और दूसरी जगह से लेकर के आए गए वो लोग थे जो आके यहां दंगा कर रहे थे, और उनके जरिए प्रस्तुत किया जा रहा था कि देखिए ये हो रहा है। और ये कोई एक ऐसा खेल नहीं। 1948 में, मई 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा था कि आरएसएस इस तरीके से मुस्लिम वेशभूषा में लेकर के लोग दिल्ली में जमा कर रहे हैं और वो लोग घुस करके उनके बीच में दंगे फसाद करेंगे, और हो गया था। तो वही इतिहास आज दोहरा रहा है। इससे पता चलता है किस तरह की साजिशें इन लोगों ने रची और क्या क्या होता है। तो वही साजिश चल रही है। जो अंग्रेज काम अधूरा छोड़ गए थे वही मोदी पूरा कर रहे हैं, और नफरत और ये सब भड़का के अपनी सत्ता के लिए सिर्फ कर रहे हैं। आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो। राजीव गांधी के पास तो 450 सांसद थे, 414 तो उन्हीं के थे। तो अब आप समझिए, उसके अलावा इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत सबके पास में 2/3 बहुमत था, कभी भी संविधान बदल सकते थे, कुछ कर सकते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर काम संविधान के दायरे में रह के किया और संविधान को समृद्ध बनाया। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो बाबा साहब के संविधान में ही दिए गए प्रोविजन के तहत लगाया, अवैध काम नहीं किया था। लेकिन अब तो सब अवैध हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम हो रहा है। देश का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जो पहले कानून मंत्री भी रह चुका है, वो धमकाता है सुप्रीम कोर्ट को, और वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे। और उधर उपराष्ट्रपति वो संवैधानिक पद पे बैठा है, खुद वकील रहा है, वो इस तरह की हरकतें कर। तो अब आप समझ लीजिए, इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वक्त कानून के जरिए ये मुसलमानों को काबू करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में उसका प्रयोग करके जिस तरीके से सिखों पे, ईसाइयों पे और जैन पे, जैन में आप देखिए महाराष्ट्र में जैन मंदिर को किस तरह से तोड़ा गया। तो दशकों पुराना मंदिर था। तो इस तरह के काम अब हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ये किसी धर्म के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह समझने की जरूरत है। और भारत की जनता कहने को नरेंद्र मोदी कहेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, यहां लोकतंत्र को ही रोज कुचला जाता है, खत्म किया जाता है, क्योंकि यहां की जनता कायरों की तरह चुपचाप बैठी रहती है, कोई बोलता